हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं अंजू, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज मंगलाना। हम विश्व के प्रमुख संविधानों की बात चल रहे थे, जिसमें अमेरिका के संविधान की चर्चा चल रही थी। और अमेरिका के संविधान में आज अपन लोग चर्चा करेंगे अमेरिका की संघीय व्यवस्था की। अमेरिका को कैसिविलियर ने जैसे आदर्श संघ कहा है, या स्ट्रोंग ने जैसे विश्व के पूर्ण संघ कहा है। स्ट्रोंग ने पूर्ण संघात्मक विधान बोला है अमेरिका के संविधान को। तो कौन कौन से तत्व है जो अमेरिका के संविधान को एक आदर्श संघ का व्यवस्था करते हैं। आदर्श संघ जैसी कौन कौन सी बातें अमेरिका के संविधान में, उसकी अपन लोग आज चर्चा करेंगे। देखो बच्चों, केंद्र और इकाइयों में शक्ति विभाजन के आधार पे या प्रभुत्व शक्ति के उपयोग के आधार पे संविधान को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है संघात्मक शासन, एक होता है एकात्मक शासन। संघात्मक शासन में शक्तियाँ संविधान के द्वारा केंद्र और इकाइयों में बटी होती है, और एकात्मक शासन में शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। केंद्रीय सरकार में ही संपूर्ण शक्तियाँ होती है। इकाइयों को शक्तियाँ मिलती है वो केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर करती है, न कि संविधान द्वारा दी जाती है। तो अमेरिका ने संघात्मक व्यवस्था अपनाई थी। फिलाडेल्फिया सम्मेलन में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में मैंने जैसे पहले अपन ने चर्चा की थी, उस टाइम मैंने बताया था कि अमेरिका के जो 13 स्टेट्स थे उन्होंने मिलकर ब्रिटेन का मुकाबला किया और अमेरिका को स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व दिलवाया था। तो फिलाडेल्फिया सम्मेलन में दो धड़ों में बटे हुए थे ये 13 स्टेट थे। एक तो थे वो जो केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाना चाहते थे, मतलब जो संघवाद के फेवर में थे। दूसरे वो जो संघवाद के फेवर नहीं कर रहे थे, वो राज्यों को अधिक शक्तिशाली बनाना चाह रहे थे। इसका कारण ये था क्योंकि कई सदियों से वो एक स्वतंत्र अस्तित्व रख रहे थे, इसलिए अब एक संघ के रूप में रहना उनको थोड़ा इजी महसूस नहीं हो रहा था। वो संघात्मक शासन अपनाने का एक कारण शायद ये भी रहा था क्योंकि अमेरिका के जो 13 स्टेट्स थे उनको ये भय था कि अभी इंग्लैंड ने उपनिवेश बनाया है, कल को अपन फिर से अलग अलग रहेंगे तो अपनी शक्तियाँ बटी हुई रहेगी। हो सकता है कोई यूरोपीय कोई दूसरा देश अपन को फिर से गुलाम बना ले, इसलिए उनका एक संघ के रूप में एकत्रित होना उनको सुरक्षित महसूस हो रहा था। इसलिए अमेरिका ने संघीय व्यवस्था को अपनाया था। और अमेरिका ने एकात्मक शासन नहीं अपनाने के पीछे एक कारण ये भी था क्योंकि स्टेट अपना अलग अस्तित्व भी बनाए रखना चाह रहे थे। हालांकि प्रभुत्व शक्ति उनके पास में पहले की तरह प्रभुत्व शक्ति का वो उपयोग नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी उनका अपना एक अलग अस्तित्व भी था एज ए इकाई। और दूसरी चीज़, अमेरिका बहुत विविधता वाला और बहुत विशाल क्षेत्र है, तो इतने बड़े क्षेत्र के लिए एकात्मक शासन वैसे भी उपयोगी नहीं हो सकता था। इसलिए अमेरिका ने संघ शासन या संघीय शासन को अपनाया था। वैसे बच्चों, अमेरिका के संविधान में कहीं पर भी फेडरेशन या फेडरल शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी अमेरिका संविधान में संघीय शासन के तत्व एकदम स्पष्ट हो रहे हैं, उनकी अपन लोग चर्चा करते हैं। तो जो पहला तत्व है वो है शक्तियों का विभाजन। संघात्मक शासन की प्रमुख विशेषता ये होती है कि इसमें संविधान के द्वारा शक्तियों का केंद्र और इकाइयों में विभाजन होता है। और बात पे गौर करना, ये विभाजन संविधान के द्वारा हो रहा है, मतलब इनमें से कोई भी एक पक्ष इस विभाजन को नकार नहीं सकता, इस शक्ति विभाजन में परिवर्तन नहीं कर सकता। और सामान्यतः जैसे अमेरिका में भी यही व्यवस्था है कि शक्ति विभाजन के संबंध में अमेरिका के संविधान ने भी गणना व अवशेष के सिद्धांत को अपनाया। गणना व अवशेष के सिद्धांत के तहत दोनों में से किसी एक पक्ष की शक्तियों की गणना करके उन्हें निश्चित कर दिया जाता है और अवशेष सभी शक्तियाँ दूसरे पक्ष को दे दी जाती है। तो अमेरिका की जो व्यवस्था है उसमें केंद्र की या संघ की शक्तियों की गणना कर दी गई है और अवशेष सभी शक्तियाँ राज्यों को प्रदान कर दी गई है। मतलब संघ सरकार जिन जिन विषयों पे कानून बना सकती है, जो जो शक्तियाँ संघ सरकार के पास है उनकी गणना कर दी गई। और जिन शक्तियों के लिए राज्यों को मना नहीं किया गया है या केंद्र सरकार को जो शक्तियाँ नहीं दी गई है, उन सारी शक्तियों का उपभोग स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किया जा सकता है। मतलब केंद्रीय सरकार की शक्तियाँ प्रदत्त है और राज्यों व जनता की शक्तियाँ मौलिक है।
दूसरी विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। सामान्यतः क्या होता है कि संघात्मक या संघ एक समझौते का परिणाम होता है जिनमें दो इकाइयों के मध्य या दो से अधिक इकाइयों के मध्य समझौता होता है और एक संघ का निर्माण होता है। इस समझौते की रक्षा के लिए एक संविधान होता है जो सर्वोच्च होता है, न तो इकाइयों की गवर्नमेंट, न केंद्र की या संघ की गवर्नमेंट, न सरकार का कोई अंग इस संविधान के प्रतिकूल किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर सकता। इसलिए संघात्मक शासन में संविधान की सर्वोच्चता जरूरी है ताकि दोनों जो शक्तियों का विभाजन किया गया है इकाइयों में या केंद्र सरकार में या अन्य इकाइयों में उनकी रक्षा की जा सके। कोई भी इकाई या फिर कोई भी एक पक्ष अपनी मनमानी से शक्तियों का उपयोग या शक्तियों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। अगली विशेषता है स्वतंत्र व सर्वोच्च न्यायपालिका। संविधान की रक्षा के लिए और संविधान की व्याख्या के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय होता है जो स्वतंत्र होना चाहिए, मतलब जो किसी सरकार के दबाव में जिसके द्वारा कार्य नहीं किया जाता हो। और अमेरिका ने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया है। तो अमेरिका की न्यायपालिका वैसे भी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से स्वतंत्र है और जो संघीय व्यवस्था के नितांत अनुकूल है। केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार या सरकार के किसी भी अंग द्वारा अगर संविधान के प्रतिकूल या कोई कार्य किया जाता है उसको असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है न्यायालय द्वारा। और अगर न्यायालय किसी विधान को असंवैधानिक घोषित कर दे या किसी कार्य को असंवैधानिक घोषित कर दे तो उस कार्य को लागू नहीं करवाया जा सकता है। अमेरिका में न्यायपालिका की सर्वोच्चता है और संविधान की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायपालिका जरूरी है और न्यायपालिका स्वतंत्र है, मतलब सरकार के दबाव में या कार्यपालिका व्यवस्थापिका के दबाव में या इकाइयों के दबाव में न्यायपालिका द्वारा कार्य नहीं किया जाता। और सर्वोच्च और स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका होने का एक कारण ये भी है कि इकाइयों और केंद्र में डिस्प्यूट सेटलमेंट का कार्य भी न्यायपालिका द्वारा ही किया जाता है। अगली विशेषता है प्रभुत्व शक्तियों का दोहरा प्रयोग। वैसे तो अपन संप्रभुता की विशेषता पढ़ते हैं तो उसमें एक विशेषता ये भी पढ़ते हैं कि संप्रभुता अविभाज्य है। संप्रभुता को अगर विभाजित कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में संप्रभुता नष्ट हो जाएगी। संप्रभुता हमेशा अविभाज्य रहती है। लेकिन संप्रभुता कंसेप्ट में एक चीज़ अपन ये पढ़ते हैं कि आंतरिक संप्रभुता और बाहरी संप्रभुता। तो यहाँ पे प्रभुत्व शक्तियों का जो दोहरा प्रयोग है वो आंतरिक संप्रभुता के लिए आंतरिक संप्रभुता का दोहरा प्रयोग हो सकता है। कैसे हो सकता है कि जैसे जो इकाइयों का भूभाग है और जो शक्तियाँ स्टेट गवर्नमेंट को या इकाइयों को, राज्य सरकारों को दी गई है, जो विषय क्षेत्र, उन विषय क्षेत्र में इकाइयों द्वारा ही प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग किया जाता है, इकाइयों द्वारा ही कानून बनाए जाते हैं। इसलिए संघात्मक शासन में इकाइयों और केंद्र सरकार में शक्तियों का विभाजन होने के कारण प्रभुत्व शक्ति का भी दोहरा प्रयोग किया जाता है, इकाइयों के लिए अलग और केंद्र के लिए अलग। और वैसे अमेरिका में इकाइयों का अलग से संविधान भी होता है। अगली विशेषता है दोहरी नागरिकता। वैसे ये विशेषता संघात्मक शासन के लिए मूल विशेषता नहीं है, लेकिन फिर भी सामान्यतः ये देखा जाता है कि संघात्मक शासन जिन राज्यों में है वहाँ पर नागरिकता भी दोहरी अपनाई जाती है। हालांकि अपने यहाँ भारत में भी संघात्मक शासन है लेकिन नागरिकता दोहरी नहीं है। दोहरी नागरिकता का मतलब है संघ राज्य की एक नागरिकता और एक नागरिकता इकाइयों की, मतलब एक तो और देश की नागरिकता या मैं ये कहूँ कि संघ की नागरिकता और दूसरी स्टेट की नागरिकता। जैसे कोई नागरिक है कैलिफोर्निया का है वो, तो उसको एक तो अमेरिकी नागरिकता होगी उसके पास में, एक होगी कैलिफोर्निया की नागरिकता। अगली विशेषता है संघीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन में इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व है। इकाइयों के हितों की रक्षा के लिए जो व्यवस्थापिका का जो उस सदन है जिसको द्वितीय सदन भी बोला जाता है, अमेरिका में जिसका नाम सीनेट है, उसमें इकाइयों को सम्मान स्थान दिया गया है। जनसंख्या के आधार पर उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, चाहे इकाई क्षेत्रफल, राज्य क्षेत्रफल या जनसंख्या के हिसाब से छोटा हो, लेकिन फिर भी उसको बराबर
स्थान दिया गया है। कोई राज्य जैसे जनसंख्या जिसकी ज़्यादा है, जिसका क्षेत्रफल भी ज़्यादा है, वहाँ से भी 2 ही मेंबर सीनेट में जाएंगे, और जो छोटा स्टेट है वहाँ से भी 2 ही जाएंगे। कैलिफोर्निया के भी 2 ही जाते हैं, फ्लोरिडा के भी 2 ही जाते हैं, जबकि दोनों की जनसंख्या, दोनों के क्षेत्रफल में बहुत अंतर है। जो उस सदन है जिसको द्वितीय सदन बोला जाता है, उसमें अमेरिका के जो 50 स्टेट है सबको समान प्रतिनिधित्व है। हर स्टेट के 2 मेंबर होते हैं। तो सीनेट की जैसी सदस्य संख्या 100 है। छोटी बड़ी सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। अगली विशेषता है राज्यों की प्रादेशिक अखंडता अनुल्लंघनीय। अमेरिका संघ की एक विशेषता ये है कि यहाँ पे राज्यों की सहमति के बिना राज्य की सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसे कांग्रेस नवीन राज्यों को संघ में प्रवेश दे सकती है, लेकिन कोई भी नया राज्य किसी दूसरे राज्य के क्षेत्राधिकार या फिर वहाँ की सीमा में परिवर्तन करके किसी राज्य को प्रवेश नहीं दे सकती। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी नए राज्य का निर्माण नहीं हो सकता। एक राज्य के 2 हिस्से करके या 2 से अधिक राज्यों के कुछ हिस्सों से मिला के नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन ये निर्माण इकाइयों की सहमति के बिना नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अपन एक विशेषता ये भी कह सकते हैं कि जो संविधान में संशोधन है वो भी अमेरिका की प्रांतों के बिना या अमेरिकी संघ की इकाइयों के बिना संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के 2 चरण होते हैं। एक तो संशोधन को प्रस्तावित करना, दूसरा संशोधन की पुष्टि करना। संशोधन की पुष्टि का कार्य हमेशा इकाइयों द्वारा ही किया जाता है। इकाइयों को संशोधन प्रस्तावित करने का भी अधिकार है, लेकिन प्रस्ताव तो कांग्रेस द्वारा भी लाया जा सकता है, लेकिन संविधान संशोधन की पुष्टि हमेशा इकाइयों द्वारा ही की जाएगी। अमेरिका में अलग अलग राज्यों का अपना अलग अलग संविधान है, और अपने हर राज्य के अपने संविधान के अनुसार ही अपनी आंतरिक व्यवस्था बनाए रखता है। धन्यवाद।